हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अपना अध्याय वैद्युत धारा, तो इसी संदर्भ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा व शक्ति के बारे में और प्रतिरोधों का संयोजन। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम अच्छे से जान चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, तो अब हम उनका संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैद्युत ऊर्जा या फिर वैद्युत शक्ति क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो देखो, ये हम किसके कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा के कॉन्सेप्ट में। तो अगर आप हम अगर देखते हैं अपने डेली लाइफ में, तो हम क्या समझते हैं वैद्युत शक्ति से। तो वैद्युत शक्ति अगर हम किसी इंसान के टर्म्स में देखें, कि हम बताएं कि किसी, मान लीजिए हमने दो इंसान लिए कोई, ठीक है। तो हमारे पास दो इंसान हैं और हमें बताना है कि इन दोनों इंसानों में से किसकी वैद्युत शक्ति ज्यादा है। सॉरी, वैद्युत शक्ति नहीं, किसकी शक्ति ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ हम बताएं कि इन दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है। तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में से कौन इंसान कम समय में कम समय में कौन ज्यादा काम कर रहा है। राइट, कौन ज्यादा काम कर रहा है कम समय में, उसको हम बोलेंगे वैद्युत शक्ति। यानी कि सॉरी, शक्ति मतलब इन दोनों इंसान में से कौन कम समय लेकर किसी काम को ज्यादा अच्छे से कर रहा है, ज्यादा स्पीड से कर रहा है, उसकी शक्ति यहाँ पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर वैद्युत शक्ति का मतलब भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं कि प्रति एकांक समय t में क्षय हुई ऊर्जा शक्ति के बराबर है। यानी कि वैद्युत शक्ति को हमें किससे प्रदर्शित करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं P से। यानी कि P बराबर हुआ डेल W बटे डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्येकांक समय में किया गया कार्य होता है या क्षय हुई ऊर्जा होती है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। राइट, यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कोई भी चालक आवेश को प्रभावित करने में उसकी जो ऊर्जा व्यय होती है, वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ध्यान रखने वाली बात है कि जो वैद्युत शक्ति होते हैं उसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बहुत सारे मतलब दो तीन फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, एक होता है P बराबर VI, राइट। एक होता है हमारे पास P बराबर I²R, और एक होता है P बराबर V²R। तो टोटल ये 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूले है वो एक दूसरे को कन्वर्ट करके ही आए हैं। बेसिकली हमने ओम का नियम का उपयोग करते हुए इन फॉर्मूले को डिराइव किया है। ठीक है, देखो, आप अगर P बराबर VI आपको फॉर्मूला याद है, तो आप इस वाले फॉर्मूले में V की जगह IR रख दे तो आपके पास आ जाएगा VP बराबर I²R। इसी जगह अगर I की, आप I की जगह क्या रख दे, I की जगह आप P अपन V रख दे, या इस तरह से V इज इक्वल टू IR रख दे, तो तब आप V² बटे R फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको ये याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत शक्ति समझ में आ गया क्या होता है, P बराबर W बटे P, W बटे T, यानी कि प्रति एकांक समय में ऊर्जा जो क्षय होती है उसे हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जनरली हम यूज करते हैं वॉट। वोल्ट नहीं, इसका मात्रक होता है वॉट। वॉट, ठीक है, इसका मात्रक होता है वॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास वैद्युत शक्ति समझ में आ चुका है हमें क्या होता है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आने चाहिए, शक्ति क्या होती है, हम किस तरह से शक्ति को यूज करते हैं। तो शक्ति यूज कहाँ होती है, हम देखते हैं कोई बल्ब है, बल्ब जलता कैसे है, उस बल्ब को जलाने के लिए क्या यूज होती है, शक्ति यूज होती है। उस शक्ति को वैद्युत शक्ति कहते हैं। देखो, किसी ताप दीप्त वैद्युत लैंप की कुंडली को प्रदीप्त कर देती है, प्रदीप्त मतलब जला देती है, जिसके कारण वे ऊष्मा और प्रकाश को विकिरण करता है। बल्ब होता है, वो बल्ब क्या देता है, हमें हीट देता है और साथ साथ लाइट भी देता है। तो वो कैसे देता है, जब हम उसको एक वैद्युत शक्ति देंगे तभी तो वो जलेगा, राइट। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये शक्ति आती कहाँ से है, यानी कि जो उस बल्ब को या कोई भी डिवाइस आप ले सकते हैं, उसको वो शक्ति आखिर उसे मिली कहाँ से। तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, और इसका जवाब क्या है,
सेल। यानी कि किसी भी चालक में स्थायी धारा को बनाए रखने के लिए हमें एक बाह्य स्रोत की जरूरत होगी, जो कि शक्ति की आपूर्ति करता है। यही वो स्रोत होता है शक्ति की आपूर्ति करता है, दैट इज वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या करता है, वो शक्ति को देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैद्युत सेल कुछ इस तरह से दिखता है। सेल क्या होता है हम जानते हैं, हम केमिस्ट्री में इसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं और यहाँ भी हम थोड़े से पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, सेल वह युक्ति होती है जो क्या करती है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसके अंदर बहुत सारे रसायन भरे होते हैं, तो वो इन रसायन ऊर्जा को प्रयोग करते हुए हमें क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित करती है और हमें शक्ति की आपूर्ति करती है। और वो शक्ति की आपूर्ति क्या करती है, फिर ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण करती है किसी भी वैद्युत लैंप में। राइट। तो अब हम बात करते हैं कि वैद्युत शक्ति हमें मिल चुकी है। कहाँ से मिली, एक सेल द्वारा मिली, सेल ने उसकी आपूर्ति कराई वैद्युत सेल की, वैद्युत शक्ति की। अब इस वैद्युत शक्ति का हम पे यूज होता है, हमें पता है यूज होता है सभी घरों में, सभी कारखानों में, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए हमें वैद्युत शक्ति की जरूरत पड़ती है। घरों में हमारे बल्ब को चलाने के लिए हमें वैद्युत शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अब इन वैद्युत शक्ति क्या होगी, इनका संचरण करना होगा, संचरण में ट्रांसफर करनी होगी, एक जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है शक्ति शक्ति का, उसको हमें दूर दूर जगह तक दूर दूर जगह तक सैकड़ों मील दूरी तक इसको ले जाना पड़ता है। राइट। तो ये काम किसके द्वारा होगा, तो ये काम किसके द्वारा होता है, वो काम होता है केबल के द्वारा। तार होते हैं ना बड़ी बड़ी तारे, केबल के तारे, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, वैद्युत शक्ति का संचरण पावर स्टेशन से जहां पर ये बनती है घरों व कारखानों में किया जाता है। ठीक है, ओके। तो स्पष्ट है कि यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम पावर स्टेशन से घर व कारखानों तक इस केबल के द्वारा वैद्युत शक्ति को संचरण कर रहे हैं, तो उस समय जो जो वैद्युत शक्ति है उसका क्षय, उसका नुकसान बहुत कम से कम हो, हम कम से कम रखने की उसे कोशिश करेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हम वैद्युत शक्ति का क्षय बहुत कम हो या न्यूनतम हो या हो ही ना। राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए चलो हम एक डेरिवेशन करते हैं, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है कि हम ये देखेंगे कि जो वैद्युत शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है, किसको कम करके हम वैद्युत शक्ति ज्यादा कर सकते हैं और किसमें हम वैद्युत शक्ति का मान ज्यादा ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, अभी अभी हमने देखा था कि इसका एक सूत्र होता है P बराबर आई स्क्वायर आर वैद्युत शक्ति का। और हम ये भी जानते हैं कि P स्क्वायर मतलब I क्या होता है, I की वैल्यू क्या होती है, P स्क्वायर बटे V, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर वी आई होता है ना। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है वी आई, वी नो दैट। P बराबर वी आई, ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था पीछे, मतलब देखा था। तो हमने I की जगह क्या रख दिया है, P बटे आई, देखो P बटे V, सॉरी P बटे V रख दिया यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि पी सी बराबर आ चुका है पी सी स्क्वायर आर सी बटे वी स्क्वायर। आपको ध्यान क्या देना है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो P है जो वैद्युत शक्ति है वो V पर, V मतलब विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ चुका है कि अगर हमें अपने वैद्युत शक्ति क्षय को कम से कम रखना है तो हमें विभवांतर को ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। यानी कि क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, हमें पी को क्या करना है, कम से कम उसका क्षय रोकना है, विभवांतर को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। राइट। तो फिर हमने देखा कि हमने क्या समझा, वैद्युत शक्ति P की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए जो संयोजक तार होती है उसमें शक्ति जो अपव्यय है V स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट, हम जान चुके हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें शक्ति क्षय को कम से कम करने के लिए हमें वैद्युत वाही जो तार होंगे जो कि संचरण करेंगे वैद्युत शक्ति का, उसे हम बहुत बड़े वोल्टेज पर वैद्युत धारा उसमें से प्रभावित की जाती है। यही कारण होता है, आप देखते होंगे कि जहां पर ये संचरण की केबल लगी होती है वहां पर उच्च वोल्टता के खतरे का निशान बना होता है, डेंजर उसमें लिखा होता है। राइट। क्यों लिखा होता है उसमें डेंजर, क्योंकि ये बहुत ही पावर पर, बहुत ही वोल्टेज पर जो है वहां से वैद्युत धारा का प्रभाव किया जा रहा है। राइट। तो आप ये भी देखते होंगे कि ऐसे जो तार होते हैं, ऐसे जो वो होते हैं, वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर पर लगाए जाते हैं ताकि नुकसान की जो समस्या है वो कम से कम रहे। ठीक है। साथ ही जो होता है इतनी उच्च वोल्टता पर वैद्युत का प्रयोग करना भी सुरक्षित नहीं होता है। राइट। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस धारा की वोल्टता को
उपयोग करने के लिए उपयुक्त मान तक इसका वो एक यूज होती है, वो तो ट्रांसफार्मर, जो कि इस वोल्टता को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वैद्युत शक्ति के बारे में कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधों का संयोजन। देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम प्रतिरोध तो जानते हैं क्या होता है। प्रतिरोध किसी भी वैद्युत एक सर्किट में हमें वैद्युत धारा के प्रभाव में बाधा डालना है, उसको कम करना है, तो हम प्रतिरोध का यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस से हमारा काम नहीं बनता है, तो हमें बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को एक सर्किट में जोड़ना होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़े। एक हो सकता है हम सीरीज में जोड़े, मतलब हम श्रेणी क्रम में उसे जोड़े। और दूसरा होता है कि हम उसे पैरेलल में जोड़े, यानी कि उसे समानांतर या पार्श्व क्रम में जोड़े। तो इसमें हम कैसे सोचे कि हम कब श्रेणी क्रम में जोड़े, कब पार्श्व क्रम में जोड़े। उसके लिए दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इससे क्या नुकसान होते हैं, तो वो हम जिसमें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो कुछ इस तरह का श्रेणी क्रम होता है जब हम जोड़ते हैं, तो कुछ इस तरह का हमें डायग्राम दिखता है। देखिए इसमें क्या होता है कि R1 R2 R3 जो है वो तीन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिरोध लगे हुए हैं, राइट। तो क्या होता है कि R1 जो प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध इस तरह से सीरीज में लगे होते हैं। तो इनमें से आप क्या देखेंगे कि धारा जो होगी, जो धारा हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, मान लो आई धारा यहाँ से ट्रांसफर करी, तो वो समान रूप से जो है तीनों में प्रभावित होगी, राइट। लेकिन अगर आप बात करो विभवांतर की, तो विभवांतर क्या होता है। विभवांतर मतलब होता है V, विभव दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। यानी कि इस R1 की मैं अगर बात करूं, तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु हुआ ये, इसका अंतिम बिंदु हुआ ये, तो इसका विभवांतर क्या होगा। आई एम सॉरी, तो इसका विभवांतर क्या होगा। इसका विभवांतर होगा कुछ यहाँ से यहाँ तक, राइट। इसका विभवांतर होगा कुछ यहाँ से यहाँ तक V1। R2 के विभवांतर की मैं बात करूं, तो R2 का विभवांतर क्या हो जाएगा। R2 के लिए प्रारंभिक बिंदु ये वाला होगा और इसका अंतिम बिंदु कुछ ये वाला होगा। तो इसका विभवांतर जो होगा वो यहाँ से, यानी कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक विभवांतर हो जाएगा इसका V2, राइट। इसी तरह आर्थिक अब जो विभवांतर होगा वो उसका प्रारंभिक बिंदु ये वाला होगा और अंतिम बिंदु ये वाला होगा। यानी कि इन सब से में बात समझ में आती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होगी उसका मान तो सभी के लिए समान रहेगा, चाहे कितने भी प्रतिरोध जुड़े हों श्रेणी क्रम में, लेकिन उनके लिए विभवांतर का मान भिन्न भिन्न हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको डिराइव करने वाले हैं इसके लिए प्रतिरोधों का संयोजन। लेट्स सी, ये बातें हम सब जो जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सभी के लिए हम विभवांतर का मान निकालने वाले हैं। पहले हम निकालेंगे R1 के मध्य विभवांतर, दैट इज V1 बराबर हो जाएगा IR1 ओम के नियम के अनुसार। I हम सब में कॉमन देख रहे हैं, V2 हम निकालेंगे R2 के लिए, तो IR2 हो जाएगा। I सभी के लिए समान है, इसलिए हमने I1 I2 नहीं लिखा है, क्योंकि सभी में समान रूप से धारा प्रभावित होने वाली है। विभवान सॉरी प्रतिरोध सबके लिए भिन्न भिन्न है, तो इसलिए R1 R2 हम यूज करेंगे यहाँ पे। विभवांतर सभी के लिए भिन्न भिन्न है, तो V1 V2 यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, V बराबर आ जाता है V1 प्लस V2। I यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2, राइट। इसको हम देखेंगे, अगर हम I को नीचे ले लें यहाँ पे, तो V बराबर V बटे में आ जाएगा I, और V बटे I किसके बराबर होता है, R के बराबर, राइट। तो हम देखेंगे कि हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 डैश 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 RN। तो हमने क्या समझा, जब हमारे पास कभी भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है, तो उनका कुल संयोजन हम किस सूत्र द्वारा निकालेंगे, हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 डैश 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 प्लस RN। ठीक है, तो ये हुआ श्रेणी क्रम में संयोजन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर पार्श्व संयोजन या फिर समानांतर क्रम संयोजन की। इसमें क्या होता है, आप इस डायग्राम में देखिए और मुझे बताइए, क्या जो मैं धारा यहाँ से प्रभावित करूंगी, यहाँ से जो धारा मैं प्रभावित करूंगी, क्या वो धारा दोनों में समान रूप से प्रभावित होगी। ऑफकोर्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आके धारा जो होगी वो बंट जाएगी। कुछ धारा यहाँ प्रभावित होगी और कुछ धारा यहाँ पर प्रभावित होगी, यानी कि यहाँ से I1 धारा बहेगी और यहाँ से I2 धारा बहेगी, और जब यहाँ पे इस बिंदु पे आएगी तो वो समान रूप से धारा I बहेगी, राइट।
यानी कि पार्श्वक्रम संयोजन में धारा तो भिन्न भिन्न होने वाली, ये भी बात समझ में आ चुकी है। लेकिन अब आप बात करिए विभवांतर की, तो क्या विभवांतर यहाँ पे अलग होगा या समान होगा, बताइए। सबसे पहले अगर हम बात करें R1 प्रतिरोध के लिए, तो इसका प्रारंभिक बिंदु हुआ ये वाला, इसका अंतिम बिंदु हुआ ये वाला, तो इसका विभवांतर मान लेते हैं V है। R2 के लिए बात कीजिए, तो इसका भी प्रारंभिक बिंदु यही वाला है, इसका भी अंतिम बिंदु यही वाला है। तो बात कीजिए कि जब R1 R2 के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, तो इसका विभवांतर अलग कैसे होगा? तो इसका विभवांतर दोनों का समान ही होगा। यानी कि हम समझ चुके हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन में धारा समान रूप से नहीं बहेगी, लेकिन विभवांतर दोनों के लिए समान रहेगा। दोनों नहीं, मतलब जितने भी पार्श्वक्रम में हमारे प्रतिरोध जुड़े होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? हम यहाँ पे निकालेंगे इसमें बहने वाले भिन्न भिन्न धारा का मान, और उससे हम पता करेंगे कि इनका कुल प्रतिरोध का मान हम कैसे निकालते हैं। तो जानते हैं, तो हम देखेंगे कि धारा क्या होगी। धारा टोटल बहेगी इससे I1 बराबर I1 प्लस I2, राइट। तो हम इसमें धारा का मान निकालने वाले हैं। सबसे पहले आप बात कीजिए कि V बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1। ओम के नियम के अनुसार इसका विभवांतर हुआ V बराबर I2 R2। तो हम देखते हैं V तो समान है दोनों के लिए, तो इसको बराबर करके हम निकालेंगे I R1 बराबर I R2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, V बटे में आ जाएगा R1, धारा निकालने का हम दोनों के, तो V बटे में R1, V बटे में R2, दोनों को प्लस कीजिए। V को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो हम देखेंगे कि V जो है, अगर हम V को यहाँ पे ले जा लें I के नीचे, तो V बटे I क्या होता है, R होता है। तो तो हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यानी कि जब समांतर क्रम में हमारे पास समांतर क्रम में हमारे पास प्रतिरोध जुड़े हो, तो उसको संयोजन करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो हमने देखा। अब मैं क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, तो ऐसे डायग्राम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी बहुत सारे मिलेंगे, और तब आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। आप दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, जो यहाँ पे कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समानांतर क्रम में है? सोचिए पहले आप। ओके, सो आपने सोच लिया होगा। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समांतर क्रम में कौन जुड़ा है, R2 और R3 एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, और R1 इनके साथ एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यानी कि यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों है। ठीक है, और आपसे पूछा गया, आप बताइए कि तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा इसका। तो आप किसे कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस वाले सर्किट को सॉल्व करेंगे। यानी कि आप पहले इसका मान निकालेंगे, कि इसका समानांतर क्रम का सूत्र लगाते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास R की एक वैल्यू आएगी, तो आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, और कुछ सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है प्रतिरोध एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में है, यस, श्रेणी क्रम संयोजन में है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, और हमारे पास R की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो हमारा हो गया तुल्य प्रतिरोध का मान। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वाला हम सॉल्व करेंगे, ये वाला। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि R इक्विवेलेंट 2 3 हम ये निकालेंगे पहले। कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि 1/R1 प्लस 1/R3, यही तो होता है पार्श्वक्रम का सूत्र। ठीक है, इसको निकाला आपने सॉल्व करके, कुछ इस तरह से आया एलसीएम वगैरह निकाल के। R इक्विवेलेंट 2 3 की मान आ चुका है, राइट। अब क्या करेंगे हम, ये हम पे निकल चुका है, हम इसको और इसको जो कि श्रेणी क्रम में है, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस करेंगे सिंपल से, और हमारे पास R इक्विवेलेंट 1 2 3 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो बस इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास आर करंट आ जाएगा, तो अगर हमसे पूछा जाए कि एसी के मध्य, एसी कहाँ पे है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है। आप बताइए कि इनके मध्य धारा कितनी प्रभावित हो रही है। वोल्टेज हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, तो वोल्ट मान लो हमारे पास V है, और हम पे तो आर तो निकल ही चुका है हमारे का।
तो R तो हमने निकाल दिया, तो R की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, V की वैल्यू भी रखेंगे आप, और हमारे पास वैद्युत धारा का मान भी निकल के आ जाएगा। हमने किसका यूज करा यहाँ पे? ओम के नियम का यूज करा। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम रिव्यू देखते हैं कि हमने क्या क्या जाना आज में। तो हमने देखा किसी चालक की जो वैद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रभावित होने में व्यय होती है। तो हमने देखा कि वैद्युत वायु तार होती है, उसको अधिक वोल्टता पर धारा उसमें प्रभावित की जाती है ताकि शक्ति संचरण कम से कम हो सके। और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वैद्युत उच्च वोल्टता पर वैद्युत का प्रयोग करना उतना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमने सूत्र को डिराइव किया। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक शर्तें ये थी, आपको प्रतिरोध पता होना चाहिए और ओम का नियम। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे सेल को, और डिटेल में पढ़ेंगे सेल को। हम देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किससे? प्रतिरोधों का संयोजन से। सो बाय।